सुप्रीम मेडिसिन गॉड सिस्टम। अध्याय 111। बूढ़ा कांप रहा था। वांग युदाओ की हरकत से वह डर गया था और लापरवाही से कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वांग युदाओ ने ठंडी सांस ली, कुछ नहीं कहा और सीधे बूढ़े के कंधे पर डंडा मारा। तुरंत बूढ़ा चीखकर जमीन पर गिर पड़ा। उस चीख ने बाकियों को भी प्रतिक्रिया दी और वे तुरंत अपनी डंडियां लेकर आगे बढ़े। देखना है कौन हिलने की हिम्मत करता है। वांग युदाओ दहाड़ा और अपनी डंडी से बूढ़े की डंडी पर वार किया। बूढ़े ने तुरंत सुअर जैसी चीख मारी और जो लोग आगे बढ़ने वाले थे वे तुरंत रुक गए। धिक्कार है, हम नेक इरादे से तुम्हारा इलाज करने आए थे और यह मुफ्त है, लेकिन तुम दूसरों की बात सुनने और मौत को दावत देने पर अड़े हो। इस सुनसान जगह में हमारे पास बस इतने ही लोग हैं। तुम हमसे क्या उम्मीद करते हो? अगर हम चले गए तो क्या तुम बचोगे? वह कौन है? वह क्या करता है? वांग योदाओ ने अपनी क्यूई रोकते हुए मुड़कर उस व्यक्ति पर गरजा जो पहले उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था। जियाओ सान का शरीर कांप उठा, उसकी आंखों में भावनाएं झलक उठीं और उसने झट से कहा, ये हमारे गांव का बूढ़ा डॉक्टर है। डॉक्टर? वांग योदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया, जमीन पर पड़े आदमी को गौर से देख रहा था। उसे तुरंत कुछ समझ आ गया। समझ गया। साले, क्या तू अब भी इस मुसीबत से फायदा उठाना चाहता है? तेरा ज़मीर कहाँ है? क्या किसी कुत्ते ने इसे खा लिया है? नहीं खाया, नहीं खाया। दोस्तों, समझ रहे हो? क्या इस तरह का इंसान तुम्हें ठीक कर सकता है? मैंने पहले ही कहा था कि जो लोग ले जाए जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा? ये अमीर लोग हमें ज़रूर ले जाएंगे और शोध के लिए हमारा चीरफाड़ करेंगे। बूढ़ा आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ लोटपोट हो रहा था, तरह तरह की बकवास कर रहा था। हालांकि ये शब्द काफ़ी प्रभावशाली थे। जो लोग शुरू में आगे नहीं बढ़ने वाले थे वे सब भड़क गए। वांग युदाओ इतना गुस्से में था कि हंस पड़ा। इस आदमी ने ऐसी बातें कहाँ सुनी? चीरफाड़ और शोध? क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्पाइडरमैन हो या सुपरमैन? लेकिन अब जब उसने अपनी चाल चल ही दी थी तो स्वाभाविक रूप से उसे डर नहीं लग रहा था। वह खेती के औजारों से लैस सैकड़ों लोगों को हरा नहीं सकता था। फिर उसने बूढ़े के पैर पर फिर से लात मारी। एक जोरदार चीख के साथ बूढ़े ने एक तीखी चीख निकाली और फिर उसके माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। मेरा पैर, ये टूट गया है। क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? क्या तुम अपने साथी गांव वालों का इलाज नहीं करोगे? पहले अपना पैर ठीक कर लो तो कैसा रहेगा? वांग युदाओ ने अपनी छड़ी से उन लोगों की ओर इशारा करते हुए जो आगे बढ़ रहे थे गुस्से से घूरा, और तुम्हारे गांव की बीमारी जानलेवा हो सकती है। कितनी सारी लड़कियां अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारा इलाज कराने आईं। वे मुफ्त में तुम्हारा इलाज कराने आईं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे आने को तैयार हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जान उनकी जान से ज्यादा कीमती है? वो लड़कियां अपने परिवारों की अनमोल धरोहर हैं, तुम्हें मुफ्त में सेवा देने आती हैं और तुम फिर भी ऐसे हंगामा कर रहे हो जैसे वो तुम्हारी अपनी बच्ची हो। जीना है तो अपने घरों में रहो। अगर तुमने लापरवाही की हिम्मत की तो वो तुम्हारा हश्र होगा। वांग युदाओ बोलते हुए उसने फिर से बूढ़े आदमी पर जोर से पैर रखा और बूढ़े आदमी ने सहयोग करते हुए एक करुण चीख निकाली। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? क्या कर रहे हो? जब दवा बन जाएगी तो हम तुम्हें तुरंत दे देंगे। हम भी यहाँ नहीं रहना चाहते। और तुम भी, बेहतर होगा कि साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखो। पानी पीने से पहले उसे उबाल लो और अपने बच्चों को कच्चा पानी मत पीने दो। लोगों ने एक दूसरे को देखा और आखिरकार किसी ने प्रतिक्रिया दी। चलो चलते हैं, आखिरकार उन्हें सरकार ने ही तो भेजा है। हाँ, मुझे लगता है कि सरकार हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हम बस उनके इंतजाम का इंतजार करेंगे। कुछ लोग बड़बड़ाते हुए मान गए जबकि कुछ ने विरोध किया। हालांकि जब कुछ लोग जाने लगे तो विरोध करने वाले भी रुक नहीं पाए। उन्हें शुरू में दूसरों ने भड़काया था क्योंकि इस नाजुक मोड़ पर गांव वालों की मानसिक सहनशक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। अगर कोई आग भड़का दे तो 10 में से 9 बार लोग उस पर यकीन कर लेंगे। इन लोगों को आखिरकार छोटे छोटे समूहों में तितर बितर होते देखकर जियाओ सान ने राहत की सांस ली। फिर उस आदमी को हैरानी से देखा। यह आदमी भी उसके जैसा ही था, लेकिन अभी जो लात मारी थी वह बहुत ही जबरदस्त थी। बहुत बहुत शुक्रिया। जियाओ सान आगे बढ़ा और बोला, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। वांग योदाओ ने सिर हिलाया और छड़ी फेंक दी। वह थोड़ा लाचार था। नीचे बैठे इन लोगों के पास न तो बहुत कम शिक्षा थी और न ही बहुत कम अनुभव। दरअसल ये लोग सबसे दयनीय थे। हालांकि कुछ के इरादे छिपे हुए थे, लेकिन ज्यादातर लोग वाकई बहुत ईमानदार थे और उकसाए जाने पर तोप बन जाते थे। चारा? उसका क्या? वांग युदाओ ने जमीन पर पड़े उस बूढ़े की ओर इशारा किया जो लगातार कराह रहा था। उसकी आंखों में घृणा के भाव थे। यह इसी तरह का आदमी था जो अपने ही गांव में हुई तबाही से फायदा उठा रहा था। जब उसे पता चला कि यह आदमी एक डॉक्टर है तो उसे सब समझ आ गया।
वह साफ तौर पर यहाँ के सभी डॉक्टरों को भगा देना चाहता था और शायद उसने गांव वालों से एक एक करके वादे भी किए थे। जियाओ सान ने भौहें चढ़ाईं, फिर कहा, पहले तुम सब अंदर जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। वांग युदाओ ने सिर हिलाया। फिलहाल यही एकमात्र रास्ता था। और स्थिति सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं थी, कई दूसरे गांवों ने भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया था। इस बार जो लोग आए थे वे अपर्याप्त जनशक्ति के कारण थे, इसलिए ज्यादा लोगों को भेजा जा रहा था। टाउनशिप हेल्थ सेंटर में दोबारा प्रवेश करने के बाद शेन युए बीच बीच में वांग युदाओ को देखती रही जब तक कि वे उसके रहने के कमरे तक नहीं पहुंच गए। तुम यहाँ रहती हो? वांग युदाओ ने आश्चर्य से छोटे से कमरे की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि 5-6 लोगों को अंदर सोना पड़ेगा। इतना छोटा कमरा सामान रखने का कमरा लग रहा था, स्कूल के छात्रावास जितना बड़ा भी नहीं। कोई चारा नहीं, अभी तो हम ऐसे ही काम चला लेंगे। गांव वाले हमें अपने घरों में आराम नहीं करने दे सकते। शेन यू ने सिर हिलाया। इस समय सभी लोग काम पर गए हुए थे। आसपास के 3 गांवों में हर दिन दवा का छिड़काव करना पड़ता था और कई गांवों के सभी मुर्गे मुर्गियां मार दी गई थीं। ये तब भी था जब उच्च अधिकारियों ने लोगों को मुआवजा देने के लिए धन आवंटित किया था। बेशक इस दौरान कुछ लोग अपने सुअरों से अलग न हो पाने के कारण मौत को दावत दे रहे थे और चुपके से उन्हें खा रहे थे, जिसके कारण उस समय कई और मामले सामने आए। शेन यू से बातचीत करने के बाद वांग युदाओ गांव में घूमने गए। कई जगहें सफ़ेद चूने से ढकी हुई थीं और नारे लिखे हुए थे। हर घर के दरवाजे कसकर बंद थे। हालांकि बाकी 2 गांव से सटे हुए थे, फिर भी वहां इतनी अफरा तफरी नहीं थी, शायद इसलिए क्योंकि वहां कोई मरीज नहीं मिला था। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए जल्द ही बाकी 2 गांवों में भी मरीज धीरे धीरे दिखाई देने लगे। अगले दिनों में वांग युदाओ रसद विभाग में भी शामिल हो गए और हर दिन कीटाणुनाशक लेकर गांव में उसका छिड़काव करते थे। इस तरह का काम आमतौर पर किया जाता था। पुरुषों द्वारा आसपास स्थापित कई चिकित्सा केंद्र लगभग हर दिन व्यस्त रहते थे। बीमार और स्वस्थ दोनों ही दवा लेने आते थे। गांव और काउंटी शहर के बीच हर दिन 2-3 गाड़ियां आती जाती थीं और गंभीर रूप से बीमार लोगों की संख्या भी बढ़ रही थी। हालांकि चौथे दिन जिस बात की वांग युदाओ को सबसे ज्यादा चिंता थी वह फिर से घटित हुई। वह सुबह ही निकल गया था। वो गांव पहाड़ों से सटा हुआ था, इसलिए वह पहाड़ों में घूमने चला गया। यहाँ के पहाड़ों में हवा काफ़ी अच्छी थी और यह साफ था कि पहाड़ संसाधनों से भरपूर हैं। जब तक वह बाहर आया दोपहर हो चुकी थी। जब वह टाउनशिप स्वास्थ्य केंद्र लौटा तो उसने लियूटिंग को इधर उधर भागते देखा। वांग युदाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, लियूटिंग को पकड़ लिया और जल्दी से पूछा, क्या हो रहा है? लियूटिंग ने देखा कि यह वांग युदाओ थी, फिर शांति से कहा, डॉक्टर, शेन का एक्सीडेंट हो गया है, वह अब उठ नहीं सकती। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि उसने वांग युदाओ को मुड़कर भागते हुए देखा। फिर उसने कुछ बुदबुदाया, जाकर भी क्या कर पाओगे? हम पिछले कुछ दिनों से वांग युदाओ लगभग हर दिन शेन युए की सेहत का हालचाल पूछते थे और हर बार वह अपेक्षाकृत स्वस्थ दिखती थीं। लेकिन आज वह काफ़ी देर से बाहर थे और एक दिन भी न देखने के बाद ऐसा कुछ हो गया। कल रात सब कुछ ठीक था, हालांकि उनका शरीर थोड़ा कमज़ोर था। वांग युदाओ ने शेन युए को आराम करने और बीमार न पड़ने की याद भी दिलाई। शेन युए के घर की ओर दौड़ते हुए उन्होंने एक नर्स को बाहर टहलते देखा। वांग युदाओ ने इस नर्स को पहले भी देखा था, वह उन 2 लोगों में से एक थी जिन्होंने शेन युए का दरवाज़ा खटखटाया था। वांग युदाओ को आते देख महिला नर्स ने जल्दी से उनका अभिवादन किया, फिर चिंतित होकर कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। आप अभी डॉक्टर शेन के संपर्क में नहीं आ सकते। शेन यू की बीमारी बिल्कुल सच थी। शेन यू को पहले लाने वाले सभी लोग पहले ही खुद को संक्रमण मुक्त करने जा चुके थे और यह पता नहीं था कि वे संक्रमित होंगे या नहीं। अब वांग युदाओ सीधे कमरे में भाग रहा था। क्या यह मौत को दावत देना नहीं था? मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं, जल्दी से महिला नर्स को एक तरफ धकेला और फिर सीधे दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। उसने वांग युदाओ को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही अंदर आ चुका था, इसलिए वह बस दरवाजे पर बेचैनी से खड़ी रह सकी। कमरा थोड़ा अंधेरा था। वांग युदाओ ने लाइट जलाई। शेन यू बिस्तर पर लेटी थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, रंग का कोई नामोनिशान नहीं था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, वांग युदाओ को देखा और उसके चेहरे पर तुरंत तनाव छा गया। उसने कमजोरी से कहा, तुम अंदर क्यों आए? तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हें संक्रमित कर दूंगी। वांग युदाओ तेजी से आगे बढ़े, फिर शेन युए को, जो उठने की कोशिश कर रही थी, धीरे से दबाया और धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरा अविनाशी सुनहरा शरीर है, इसमें बीमारी क्या है? खैर, ये तुम हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो और फिर भी बीमार हो? वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया और शेन युए का हाथ पकड़ लिया।
शेन यूए ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन उसकी मौजूदा हालत को देखते हुए ये बेकार था। हालांकि वांग युदाओ का उससे इस तरह संपर्क करना निश्चित रूप से उसे बीमार कर देगा, इतना कि वह लगभग रो पड़ी। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम भी ज़रूर ठीक हो जाओगी। मेरा विश्वास करो, ठीक है। वांग युदाओ ने शेन यूए की ओर देखा और उसे धीरे से दिलासा दिया, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता बढ़ती गई। शेन यूए पर बीमारी की तीव्रता बहुत ज्यादा थी और यह स्पष्ट रूप से फूटने लगी थी। ये स्थिति थोड़ी अजीब थी और इस बार ये बहुत तेज थी। हालांकि अब सबसे ज़रूरी काम शेन यू की हालत पर काबू पाना था। उसे उम्मीद थी कि शुद्धिकरण कला काम करेगी। वांग युदाओ ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और उसके मन में सिस्टम इंटरफेस और शुद्धिकरण कला का चिन्ह उभर आया। वांग युदाओ ने शेन यू का हाथ पकड़ा, उसके पीले गाल पर हाथ फेरा और फिर एक हाथ शेन यू के माथे पर रख दिया। तुम्हें जाना चाहिए, ये सचमुच तुम्हें संक्रमित कर देगा, शेन यू ने कमजोरी से कहा। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अभूतपूर्व एहसास उभर आया। और तभी उसके माथे से एक अजीब सी अनुभूति हुई। यह एहसास धीरे धीरे उसके सिर में समा गया, अंततः उसके शरीर में प्रवाहित होकर उसके दिल में समा गया। यह एक अवर्णनीय एहसास था। क्या तुम मेरा इलाज कर रहे हो? शेन यू ने आश्चर्य से भरे चेहरे से वांग युदाओ को देखा। उसे अचानक टोंग टोंग, ओल्ड मास्टर वांग और अपने दादाजी का ख्याल आया। पहले उसे इस बात की बहुत उत्सुकता थी कि वांग युदाओ बीमारियों का इलाज कैसे करते हैं, लेकिन अब जब वह मरीज बन गई और जब वांग युदाओ का हाथ उसके माथे पर था, तब भी वह पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। लेकिन उसके शरीर में जो एहसास हुआ, उससे उसे एहसास हुआ कि वांग युदाओ ज़रूर उसकी बीमारी का इलाज करने में उसकी मदद कर रहे हैं। वह अजीब सी अनुभूति वांग युदाओ के हाथ से लगातार बह रही थी, अंततः एक विशाल नदी की तरह एक छोटी सी धारा में फैलती हुई धीरे धीरे उसके शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंच रही थी। शेन यूए आश्चर्य से हौंफने लगी, क्योंकि उसका शरीर, जो पहले थोड़ा भारी था, अब अनजाने में हल्का हो गया था। तेज असर, यही शेन यूए का पहला विचार था और यह आश्चर्यजनक रूप से तेज था। अब भी शेन यूए को नहीं पता था कि वांग युदाओ उसका इलाज कैसे कर रहे हैं, लेकिन वह एक बात जरूर जानती थी, वांग युदाओ के पास इस बीमारी से निपटने का कोई ना कोई तरीका जरूर था, और मौजूदा स्थिति को देखते हुए असर की यह गति अब तक की सबसे तेज थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वांग युदाओ का हाथ आखिरकार उसके सिर से हट गया। शेन यू ने वांग युदाओ को घूर कर देखा, उसकी काली आंखें उस आदमी पर टिकी हुई थी जो परिचित और थोड़ा अजीब लग रहा था। वांग युदाओ ने राहत की लंबी सांस ली। शुक्र है, शेन यूए को ज्यादा समय से संक्रमण नहीं हुआ था और यह ज्यादा गंभीर भी नहीं लग रहा था। शेन यूए के शरीर से वायरस को निकालने के लिए शुद्धिकरण कला के 3 पूरे प्रयोग करने पड़े। इसकी कीमत वाकई थोड़ी ज्यादा थी। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन अगर इससे शेन यूए ठीक हो जाती तो वह ऐसा करने को तैयार थे। हालांकि इस तरह यह थोड़ा मुश्किल हो सकता था। शयनगृह शांत था। वांग युदाओ ने देखा कि शेन यूए के शरीर पर काली क्यूई कम होती जा रही थी और आखिरकार बिस्तर के किनारे पर गिर गई। ऐसा लग रहा था कि यह वायरस उत्परिवर्तित होने लगा है, वरना यह एक ही दिन में अचानक नहीं फूट पड़ता। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांग युदाओ ने अपना सिर घुमाया, फिर शेन यूए की तरफ देखा। शेन यूए ने अपने होंठ भींच लिए, उसकी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफी देर बाद आखिरकार उसने कहा, तुम इस बीमारी का इलाज कर सकते हो। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? वह थोड़ी नाराज थी, यह उसके हाव भाव से साफ जाहिर था, खासकर उसके होंठों के बदले हुए रूप से। वांग युदाओ ने अपने माथे पर थपकी दी। उसे पता था कि ऐसा होगा। मैं पहले कैसे कह सकता था? उसने थोड़ा नाराज होकर अपना सिर हिलाया। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इसका इलाज कर पाऊंगा भी या नहीं। इस बार मैं तो बस एक मरे हुए घोड़े का इलाज कर रहा था, मानो वह जिंदा हो। क्या तुम मुझे घोड़ा कह रहे हो? शेन यू ने मुंह बनाते हुए वांग युदाओ को घूरा। वांग युदाओ ने अपना मुंह खोला, कुछ पल के लिए अवाक। ये सब क्या था? लेकिन अब सब ठीक है। चूंकि तुम इस बीमारी का इलाज कर सकते हो, तो जल्दी से जाकर गांव के लोगों का इलाज करो, वरना अगर यह बहुत ज्यादा फैल गया तो बहुत बुरा होगा। शेन यू को कुछ याद आया, उसने वांग युदाओ को पकड़ लिया और दौड़ते हुए बातें करते हुए बाहर की ओर भागी। हालांकि उसकी खींचतान वांग युदाओ को उठा नहीं पाए। वांग युदाओ इस समय झिझक रहा था। वह बड़े पैमाने पर लोगों का इलाज नहीं कर सकता था। अकेले शेन युदाओ का इलाज करने में 3 शुद्धिकरण कलाएं लगती थीं, जिसका मतलब था कि 15 औषधि अंक खर्च हो जाते थे। फिर भी उसे इन 15 औषधि अंकों की पूर्ति के लिए जल्दी से काम पूरा करना था, वरना उसे पदावनत होने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। इसके अलावा यहाँ मौजूद लोगों की संख्या के हिसाब से इतने कम औषधि अंक तो बिल्कुल भी नहीं थे। शेन यू ने वांग युदाओ की ओर देखा, उसका चेहरा उलझन से भर गया। शेन यू, मुझे माफ करना, मैं दूसरों का इलाज नहीं कर सकती। वांग युदाओ ने आखिरकार यह कहने से पहले काफी देर तक झिझकते हुए कहा।
सवाल यह नहीं था कि वह उन्हें बचा पाएगा या नहीं, बल्कि यह था कि वह उन्हें बचा नहीं सकता था। उसकी मौजूदा स्थिति उसे एक को बचाने की अनुमति देती थी, दो को नहीं। शेन यू पर शुद्धिकरण कला का प्रयोग करने के बाद वह केवल अपने औषधि बिंदुओं को पुनः प्राप्त करने के लिए ही कार्य कर सकता था। शेन यू ने आश्चर्य से वांग युदाओ को देखा, उसकी आंखें अविश्वास और भ्रम से भरी थीं। दूसरों का इलाज नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? शेन यू ने स्पष्टीकरण की आशा में गंभीर भाव से वांग युदाओ को देखा। संक्षेप में, मैं उसका इलाज नहीं कर सकता। वांग युदाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, थोड़ा असहाय महसूस करते हुए। तुम मेरी बीमारी का इलाज कर सकते हो, तो दूसरों का इलाज क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम सचमुच लोगों में उनकी हैसियत के आधार पर भेद करते हो? शेन युए ने वांग युदाओ से सवाल किया। बकवास, लोग हैसियत के आधार पर कैसे नहीं बढ़ सकते? हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि मौत के सामने सभी जिंदगियां एक जैसी होती हैं, ये सिर्फ एक सपना है। हालांकि वांग युदाओ ने ये शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। उसने शेन युए की तरफ देखा, एक पल सोचा और कहा, ठीक है, मैं इसे इस तरह समझाता हूँ। मैं एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का इलाज कर सकता हूँ, और उनका इलाज करने के बाद मुझे फिर से कुछ करने से पहले कई दिन इंतजार करना पड़ता है। अगर मैं लगातार 2 लोगों का इलाज करता रहा तो मैं मर सकता हूँ। शेन युए ने अपनी आंखें झपकाईं, उसका दिमाग थोड़ा खाली था जब उसने वांग युदाओ को देखा। काफी देर बाद उसने आखिरकार कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम उसे बचाना ही नहीं चाहते। क्या आपने टोन टोन का इलाज करने के बाद ओल्ड मास्टर वांग का इलाज नहीं किया? शेन युए थोड़ी बेचैन हो गई। वांग युदाओ ने उसे जल्दी से खींच लिया। हालांकि शेन युए के शरीर से वायरस निकल गया था, फिर भी उसका शरीर बहुत कमजोर था और उसे आराम की जरूरत थी। शेन युए, चिंता मत करो। मेरा विश्वास करो, मैं जो कह रही हूं वह सच है। अगर मैं सचमुच उन्हें बचा सकती तो क्यों नहीं बचाती? इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे इसके बारे में ठीक से सोचने दो, ठीक है? वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं। इस स्थिति में उसके पास जल्दी से काम स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं था। वह जितने लोगों को बचा सकता था, बचा लेगा, वरना शेन यू उसे अपने थूक में डुबो सकती थी। शेन युदाओ का चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि वह गौर से वांग युदाओ को देख रही थी, लेकिन कुछ बोल पाने से पहले ही उसकी आंखें अचानक बंद हो गईं और वह जमीन पर गिरने लगी। वांग युदाओ ने उसे जल्दी से अपनी बाहों में भर लिया। वह चिंतित लग रहा था, लेकिन अंत में उसे राहत मिली। हालांकि उसके चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए। शेन युदाओ को संक्रमण हुए अभी कुछ ही समय हुआ था, फिर भी उसका शरीर पहले से ही बहुत कमजोर था। शेन युदाओ को बिस्तर पर लिटाकर वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं, फिर दरवाज़ा खोला। बाहर नज इधर उधर टहल रही थी, जाहिर तौर पर बहुत चिंतित। वांग युदाओ को बाहर आते देख वह अनजाने में पीछे हट गई। वांग युदाओ ने उसे देखकर मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं सोचा। इस स्थिति में कमरे में एक संक्रमित मरीज हो और कोई आइसोलेशन उपाय न हो तो कोई भी डर जाएगा। नज एक कदम पीछे हटी, मानो उसे कुछ याद आ रहा हो, फिर सावधानी से आगे बढ़ी और कमजोरी से पूछा, हाँ कैसी है वो? वांग युदाओ ने ध्यान से नज को देखा। वह साधारण सी दिख रही थी। उसने उसे पहले भी अस्पताल में देखा था, हमेशा शेन यू के पीछे पीछे। वांग युदाओ मुस्कुराया, तुम्हारा नाम क्या है? नस थोड़ा चौंकी, फिर उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, कियाओ कियाओ। कियाओ कियाओ। वांग युदाओ बुदबुदाया, अच्छा नाम है। अब वह ठीक है। जब दूसरे डॉक्टर बाद में आए तो उन्हें शेन यू की जांच करने और उसे कुछ दवा देने दीजिए। ओह, और उसे अपने शरीर को पोषण देने के लिए कुछ चीजें भी दे दो। वांग युदाओ ने छात्रावास की ओर देखा, फिर बोला, कृपया अभी शेन युए का ध्यान रखने में मदद करें। कियाओ कियाओ का सिर घूम रहा था। वांग युदाओ के जाने तक उसे होश भी नहीं आया। अब वह ठीक है, इसका क्या मतलब था? कियाओ कियाओ को कुछ समझ नहीं आया। जब तक उसने दूर से कई डॉक्टरों को जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आते नहीं देखा, तब तक उसे होश नहीं आया और उसने जल्दी से एक पूरी तरह से हथियारों से लैस डॉक्टर को अंदर जाने दिया। एक पल बाद डॉक्टर फिर से बाहर आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, पूरी तरह से हतप्रभ। ये कैसे संभव है? उसकी बीमारी अपने आप कैसे ठीक हो गई? जब कियाओ कियाओ ने ये सुना तो उसका शरीर कांप उठा और फिर उसे याद आया कि वांग युदाओ ने जाते समय क्या कहा था, अब वह ठीक है। अब उसे समझ आया कि इसका क्या मतलब था। तो क्या वह सचमुच ठीक हो गई थी? लेकिन ये कैसे संभव था? कियाओ कियाओ वहां एक लकड़ी के टुकड़े की तरह स्तब्ध खड़ी रही, जब तक कि डॉक्टर ने उसे कई बार पुकारा, तब जाकर वह होश में आई और जल्दी से जवाब दिया। उसका अच्छा ख्याल रखना, उसका शरीर अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर है। दोबारा संक्रमण से बचने के लिए उसे फिर से बाहर मत जाने देना। लेकिन मुझे अभी भी जल्दी से वापस जाना है और दूसरे डॉक्टरों से मिलना है। शेन यू का शरीर खुद को ठीक कर सकता है, तो शायद हम उसके खून में एंटीबॉडीज ढूंढ सकें। पुरुष डॉक्टर बहुत खुश हुआ। कियाओ कियाओ को निर्देश देने के बाद वह जल्दी से चला गया।
अगर वे एंटीबॉडी पर शोध कर पाते तो दूसरों को बीमार होने का डर नहीं रहता। जो लोग पहले से ही संक्रमित थे उन्हें बस कड़ी मेहनत करते रहना होगा। वांग युदाओ थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था, खासकर ऐसे मामलों का सामना करते हुए। अगर वह इन दिनों काम करता भी रहा तो भी शायद वह ज्यादा लोगों को नहीं बचा पाएगा। पहाड़ी पर बैठे वांग युदाओ ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में स्त्री तंत्र की आवाज एक बार फिर उभरी। डिंग, मेजबान को 24 घंटे के अंदर जंगली भेड़िया कवक ढूंढ कर खाना होगा। इनाम 20 औषधि अंक। आवाज सुनकर वांग युदाओ तुरंत दंग रह गया। जंगली भेड़िया कवक, वह क्या था? और इस बार इनाम 20 औषधि अंक थे। हाँ, उन्नत औषधालय प्रशिक्षु बनने के बाद से यह उसका पहला काम था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे उसका पद बढ़ता गया, कामों की कठिनाई भी बदलती गई और इनाम भी स्वाभाविक रूप से बदलते गए। वांग युदाओ ने एक गहरी सांस ली, फिर को गांव की विशाल पर्वत श्रृंखला की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि जंगली भेड़िया कवक क्या होता है। अब वह केवल दूसरों से पूछ सकता था। काफी देर सोचने के बाद वांग युदाओ जल्दी से क्लिनिक के सामने वाले दरवाजे की ओर दौड़ा। जियाओ सान काम से अभिभूत था। ये घटना वाकई बहुत अप्रत्याशित थी। चाहे वे इस पर काबू पा सकें या नहीं, वह भविष्य में गांव वालों को स्वच्छता पर ध्यान देने के लिए जरूर प्रेरित करेगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि ये बीमारियां कैसे आती हैं, लेकिन इनका स्वच्छता से गहरा संबंध जरूर है। उसने अपने हाथ में रखे दस्तावेजों को व्यवस्थित किया और बाहर जाने ही वाला था कि उसने वांग युदाओ को दौड़ते हुए अंदर आते देखा। वह वांग युदाओ की बहुत प्रशंसा करता था, खासकर उस बूढ़े बदमाश वाली घटना के कारण। इसने उस पर सचमुच गहरी छाप छोड़ी थी। ये जानना जरूरी था कि इससे पहले किसी ने पूरे गांव को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। अगर बाहरी लोग आते भी तो वे ज्यादा परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि इतनी दूर दराज जगह में गांव वाले अपने गांव की रक्षा जरूर करते। जियाओ सान, वांग युदाओ ने खिड़की पर दस्तक दी। जियाओ सान ने जल्दी से दरवाजा खोला और वांग युदाओ का स्वागत किया। भाई वांग, क्या कुछ गड़बड़ है? जियाओ सान ने वांग युदाओ को बैठने को कहा, फिर वांग युदाओ से पूछते हुए पास में पानी डाला। वांग युदाओ ने पानी लिया, उसे धन्यवाद दिया और फिर कहा, मेरे पास एक चीज है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, बताओ, जियाओ सान ने सहजता से कहा। ठीक है, मैं कुछ ढूंढना चाहता हूँ। इसे जंगली भेड़िया कवक कहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये तुम्हारे यहाँ है। वांग युदाओ ने जियाओ सान की ओर देखा। जियाओ सान थोड़ा चौंका, फिर तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि वांग युदाओ का दिल खुशी से भर गया, क्योंकि वह समझ गया था कि जियाओ सान हिचकिचा रहा था। चूंकि वह हिचकिचा रहा था, इसका मतलब था कि उसे इसके अस्तित्व के बारे में पता था और शायद ये यहाँ उपलब्ध भी था। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हो सकता है कि यह गांव के बीमार लोगों को भी ठीक कर दे। वांग युदाओ ने तेज दवा की एक और खुराक डाली। जरूर, ये सुनकर जियाओ सान का चेहरा खिल उठा। सच में? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अब वांग युदाओ बस जल्दी से मिशन पूरा करना चाहता था। इस बार उसे 20 औषधि अंक मिलेंगे, जिसका मतलब था कि यह एक ही मिशन 3 बार शुद्धिकरण कला का इस्तेमाल करने से हुए नुकसान की भरपाई कर सकता था। ये सौदा बहुत अच्छा था। जियाओ सान काफी देर तक हिचकिचाता रहा और वांग युदाओ ने उसे जल्दबाजी में नहीं लिया, बस जियाओ सान को देखता रहा। लगभग 2-3 मिनट बाद जियाओ सान ने जोर से सिर हिलाया। ठीक है भाई वांग, हिचकिचाहट के लिए मुझे दोष मत दो। ये जंगली भेड़िया कवक बहुत कीमती है, लेकिन हमारे गांव वालों के पास शायद यह नहीं है। पहले के सालों में आसपास के पहाड़ों में बहुत सारे जंगली भेड़िया कवक होते थे और गांव वाले इस चीज को पहचान भी नहीं पाते थे। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन बाहरी लोगों को पता चल गया और कई लोग यहाँ खुदाई करने आए, जिसके कारण गांव के कई लोग जंगली भेड़िया कवक की तलाश में पहाड़ों में चले गए। समय के साथ जंगली भेड़िया कवक कम होता गया और अब ये लगभग विलुप्त हो गया है। इसके अलावा जहाँ भी जंगली भेड़िया कवक है, वहाँ भेड़िए भी होंगे। आजकल पहाड़ों में ज्यादातर तीतर और खरगोश ही हैं, भेड़िए लगभग गायब हो गए हैं। जियाओ सान ने वांग युदाओ की ओर देखा और उसे वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। वांग युदाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। जहाँ भी जंगली भेड़िया कवक है, वहाँ भेड़िए भी हैं। क्या इसका मतलब यह है कि जंगली भेड़िया कवक सिर्फ भेड़ियों की वजह से है? कोई जंगली भेड़िया नहीं, कोई जंगली भेड़िया कवक नहीं। अगर सच में ऐसा है तो ये परेशान करने वाली बात है। आजकल जंगली भेड़िए कहाँ हैं? कम से कम वांग युदाओ ने पहले कभी भेड़िया नहीं देखा था, बस लोगों को उनके बारे में बात करते सुना था। तो क्या इसका मतलब यह है कि वह नहीं मिल सकता? वांग युदाओ थोड़ा निराश हुआ और साथ ही चिंतित भी। ऐसा लग रहा था कि यह जंगली भेड़िया कवक वाकई बहुत कीमती है, लेकिन उसने सोचा कि अतीत में बहुत ज्यादा तोड़ लिया गया था, जिससे यहाँ का पारिस्थितिक वातावरण कुछ असंतुलित हो गया है। जियाओ सान रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, यह जरूरी नहीं कि सच हो। इतना कहने के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया
और फिर उसने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। खैर, जंगली भेड़िया कवक ढूंढना अब वाकई बहुत मुश्किल है। मुझे बताओ, चाहे कुछ भी हो, मुझे इसे ढूंढना ही होगा। ये देखकर कि उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, योद्धाओं ने जल्दी से रजाई मेज पर रख दी। चूंकि उसने पहले ही मिशन स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसे यह वस्तु हर हाल में हासिल करनी ही थी। जियाओ सान हिचकिचाया, लेकिन वांग योद्धाओं की दृढ़ता को देखते हुए और यह जानते हुए कि यह वस्तु गांव वालों को बचा भी सकती है, वह सिर्फ सच ही बता सका। आसपास के पहाड़ों में जंगली भेड़िया कवक लगभग पूरी तरह से बाहरी लोगों के कब्जे में आ गया है, लेकिन बाहरी लोग तो आखिर बाहरी ही होते हैं। कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता। पहाड़ों में जंगली भेड़िया घाटी नाम की एक जगह है। वहां पहले कभी किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की। मैंने सुना है कि जो लोग उसमें खो गए, वे बच नहीं पाए। जंगली भेड़िया घाटी अपने नाम के अनुरूप ही है, अंदर कई जंगली भेड़िए हैं। मेरे दादाजी के अनुसार उस जगह पर भेड़ियों का एक झुंड रहता है। इतने सालों बाद भी, हालांकि पहाड़ों से भेड़िए लगभग गायब हो गए हैं, कोई भी यूं ही जंगली भेड़िया घाटी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। मेरे पिताजी ने कहा था कि जंगली भेड़िया घाटी के पास खड़े होकर आप अंदर जंगली भेड़ियों की चीख सुन सकते हैं। चूंकि अंदर जंगली भेड़िए हैं, तो वहां जरूर जंगली भेड़िया कवक की भरमार होगी। जियाओ सान ने उत्साह से कहा। वह बचपन से ही कुओ गांव में रहता था और कुओ गांव के आसपास के वातावरण को स्वाभाविक रूप से समझता था। हालांकि उनकी पीढ़ी के बाद से पहाड़ों की चीज़ों को अब शायद ही छुआ जाता था। खासकर जब से जियाओ सान ने कई साल एक बाहरी शहर में बिताए थे, शायद वह कुछ बातें बहुत पहले ही भूल गया होगा। वांग युदाओ ने गहरी सांस ली, थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। अगर यह सचमुच जियाओ सान के कहे अनुसार होता, तो इस जंगली भेड़िया घाटी में जंगली भेड़िया कवक अपरिहार्य होता। बेशक, इसकी मात्रा भी काफ़ी हो सकती थी, लेकिन अगर सचमुच अंदर भेड़ियों का एक झुंड रहता तो यह असाधारण होता। भेड़ियों, खासकर भेड़ियों के झुंड को आम जानवर उकसाने की हिम्मत नहीं करते, इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो, वह इस जंगली भेड़िया घाटी जाने के लिए दृढ़ था। मैं जा रहा हूँ। वांग युदाओ ने अपनी हथेली मेज पर पटक दी, उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भर गया। जियाओ सान के हाव भाव बदल गए, फिर उसने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। भाई वांग, क्या तुम सच में जंगली भेड़िया घाटी जा रहे हो? वांग युदाओ ने जियाओ सान की ओर देखा, फिर भारी स्वर में सिर हिलाया। उसे जरूर इस जगह जाना था। जियाओ सान ने अपना मुंह खोला, फिर वांग युदाओ को गहरा प्रणाम किया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? वांग युदाओ ने जल्दी से कहा। कोई बात नहीं, मैं गांव वालों की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। जियाओ सान ने गंभीर भाव से वांग युदाओ को देखा। उसकी राय में, वांग युदाओ अपनी जान जोखिम में डालकर जंगली भेड़ियों की घाटी जाने को तैयार था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह गांव वालों की बीमारी ठीक करना चाहता था। इसलिए उसने वांग युदाओ की बहुत प्रशंसा की और उसकी कद्र की। वांग युदाओ बहुत शर्मिंदा हुआ, इतना कि उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। वह जंगली भेड़ियों के कवक से बस अपना काम पूरा करवाना चाहता था, लेकिन उसने जो झूठ पहले बोला था, उसे कायम रखने के लिए अब सचमुच 100 और झूठों की जरूरत थी। वांग युदाओ ने हंसकर टाल दिया, फिर गंभीर भाव से कहा, चिंता मत करो, गांव वाले ठीक हो जाएंगे। इतने सारे लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जियाओ सान ने सिर हिलाया। उसने स्वीकृति में गुनगुनाया, ऐसा क्यों न हो, मैं तुम्हारे साथ अंदर जाने के लिए कुछ लोगों को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर दूं। जियाओ सान ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजलाया, लेकिन गांव के ये लोग तुम्हारे प्रति थोड़े दुश्मनी भरे हैं, मुझे लगता है मैं सिर्फ एक दो ही ढूंढ पाऊंगा। वांग युदाओ ने उस बूढ़े बदमाश के साथ जो किया, वह लगभग पूरे गांव के सामने था। हालांकि जियाओ सान भी उस बूढ़े बदमाश को नापसंद करता था, फिर भी गांव में, खासकर पुरानी पीढ़ी के बीच, इस व्यक्ति की कुछ प्रतिष्ठा थी। और वांग युदाओ ने सीधे उस बूढ़े बदमाश पर हमला कर दिया। अगर वह लोगों से वांग युदाओ को अभी पहाड़ों में ले जाने के लिए कहे, तो शायद कोई भी तैयार नहीं होगा, भले ही वह बीमारियों को ठीक करने वाली दवा ढूंढने के लिए ही क्यों ना हो। और वे जिस जगह जा रहे थे वह वाइल्ड वुल्फ वैली थी, एक बेहद खतरनाक जगह। जरूरत नहीं, मैं अकेले जा सकता हूँ। जियाओ सान की बात सुनकर वांग युदाओ ने जल्दी से हाथ हिलाया। हालांकि वह वाइल्ड वुल्फ वैली का बहुत सम्मान करता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि कोई उसके पीछे आए, कहीं ऐसा न हो कि वे बोझ बन जाएं। अब उसे बस एक नक्शे की जरूरत थी। जियाओ सान का चेहरा सदमे से बदल गया और उसने झट से कहा, तुम अकेले? ये नहीं चलेगा, पहाड़ बहुत खतरनाक हैं और जंगली भेड़ियों की घाटी पहाड़ों में और भी गहरी है। तुम्हें भेड़ियों, सियारों वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। तुम अकेले बहुत खतरनाक हो। जियाओ सान ने अपना सिर खड़खड़ाते ढोल की तरह हिलाया। जाहिर है वह नहीं चाहता था कि वांग युदाओ अकेले पहाड़ों में जाए। आखिरकार इस स्थिति में क्या पहाड़ों में जाना मौत को ढंकने के बराबर नहीं होगा? वांग युदाओ मुस्कुराया, कोई बात नहीं, तुम मेरे हुनर पहले भी देख चुके हो। उस दिन मैं बस पानी परख रहा था। मैं बहुत काबिल हूँ।
और हाँ, मुझे तो जंगली भेड़ियों का फंगस भी मिल जाएगा। अगर सचमुच जंगली जानवरों का सामना हुआ तो मैं जल्दी से छिप जाऊंगा। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूं कि जंगली जानवरों का सीधा सामना करूं। लेकिन जियाओ सान अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन वांग युदाओ ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। चिंता मत करो, अगर मुझे सचमुच खतरा महसूस हुआ तो मैं ज़रूर जल्दी बाहर आ जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी जान पहाड़ों में चली जाए और जंगली जानवरों की बीट में बदल जाए। वांग युदाओ ने जियाओ सान की बाँह थपथपाई। जियाओ सान चिंता से भर गया, लेकिन वह रुक गया, फिर अनिच्छा से सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है, जल्दी से मेरे लिए एक नक्शा बना दो। मैं जल्द से जल्द पहाड़ में प्रवेश करूंगा। अगर मुझे जंगली भेड़िया कवक पहले मिल जाए तो शायद मैं गांव के लोगों को जल्दी बचा सकूंगा। ठीक है। गांव के लोगों को बचाने की बात सुनते ही जियाओ सान तुरंत चौंक गया। उसने जल्दी से एक कागज का टुकड़ा निकाला, दराज में हाथ डाला, कई और नक्शे निकाले और चित्र बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार वह स्थानीय था और पहाड़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। हालांकि वह कभी जंगली भेड़िया घाटी नहीं गया था, फिर भी उसे उसका अनुमानित स्थान पता था। कुछ ही देर में जियाओ सान ने राहत की लंबी सांस ली। उसके हाथ में सफ़ेद कागज चित्रों से भरा था और एक नज़र डालने से वह कुछ हद तक समझ में आ गया। मुझे जंगली भेड़िया घाटी का सही स्थान नहीं पता क्योंकि मैं वहां कभी नहीं गया, लेकिन यह निश्चित रूप से इसी सीमा के भीतर है। जियाओ सान ने अपने बनाए नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह क्षेत्र चौड़ा नहीं है और चूंकि जंगली भेड़िया घाटी एक घाटी है, इसलिए यह निश्चित रूप से छोटा नहीं है। खैर, जब तुम इस जगह पहुंचो तो तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा। जैसे ही तुम भेड़ियों की आवाज़ सुनो, तुम्हें पूरी तरह सतर्क हो जाना होगा। जियाओ सान ने वांग युदाओ को नक्शे का संक्षिप्त परिचय दिया, यहाँ तक कि शुरुआती बिंदु से गंतव्य तक एक लाल रेखा भी चिन्हित कर दी, जिससे नक्शा और भी सरल और स्पष्ट हो गया। वांग युदाओ ने नक्शा एक तरफ रख दिया और साथ ही उसका मन विचार करने लगा। भाई वांग, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। जियाओ सान ने वांग युदाओ की ओर देखा, जो नक्शे के साथ विचारों में खोया हुआ था, और फिर बोला। वांग युदाओ मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर नक्शा लेकर टाउनशिप स्वास्थ्य केंद्र से चला गया। उसने शेन युए को अलविदा नहीं कहा। यह यात्रा शायद बहुत लंबी होती, फिर भी उसे यह वस्तु आधे दिन में ही ढूंढनी थी, क्योंकि उसके पास केवल एक दिन बचा था। उसके सामने पहाड़, हालांकि ऊंचा नहीं था, दूर तक फैला हुआ था। प्रकृति अजेय थी, जितना अधिक कोई समझता और जानता था, ये सत्य उतना ही अधिक स्पष्ट होता जाता था। औषधि देव प्रणाली के साथ भी वांग युदाओ प्रकृति की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर सका। पहाड़ में जाने का रास्ता अच्छी तरह से चलने वाला था। वांग युदाओ ने सहजता से एक रास्ता चुना, रास्ते में किसी से नहीं मिला। आखिरकार को गांव में जो कुछ हुआ था, उसके कारण लोग अपने खेतों की देखभाल भी नहीं कर रहे थे। शिकार करने के लिए पहाड़ों में जाने की तो बात ही छोड़ दें। पहाड़ के बाहरी हिस्सों में हर जगह मानवीय गतिविधियों के निशान दिखाई दे रहे थे। वांग युदाओ उस जंगली भेड़िया कवक को जानता था। इन इलाकों में पेड़ नहीं मिल रहे थे, इसलिए उसने अपनी गति बढ़ा दी और अंदर की ओर भागा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, पहाड़ के पेड़ घने होते गए और वह रास्ता जो कभी लोगों के कदमों से चलता था, कहीं गायब हो गया था। वांग युदाओ ने उलझी हुई शाखाओं को एक तरफ हटाया, नक्शा निकाला, अपनी दिशा देखी और फिर आगे बढ़ गया। मौसम थोड़ा गर्म था, हालांकि यहाँ कई पेड़ थे, लेकिन वे ज्यादा ऊंचे नहीं थे। वांग युदाओ को कभी कभी जंगली खरगोश या नेवले दिखाई देते थे। ये जानवर इंसानों की मौजूदगी देखते ही इंसानों से डरते हुए जल्दी से भाग जाते थे। जैसे ही वांग युदाओ चल रहा था, अचानक दूर से एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। वांग युदाओ का दिल धड़क उठा और उसने जल्दी से एक छड़ी तोड़ ली। यह आवाज़ निश्चित रूप से भेड़िए की नहीं थी। वांग युदाओ भेड़िए की दहाड़ पहचान सकता था। उसने थोड़ा भौहें से कुढ़ी, छड़ी को अपने हाथ में तौला, फिर उसे अपनी छाती के सामने घुमाया और सावधानी से आगे बढ़ा। जैसे ही उसने ऊंची घास को हटाया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। दहाड़ते हुए उसने देखा कि एक जंगली सुअर खुले मैदान में उसकी ओर घूर रहा है। वांग युदाओ का पूरा शरीर सिहर उठा। ये जंगली सुअर लगभग 1.5 मीटर लंबा था। वांग युदाओ ने अब तक इतना बड़ा सुअर नहीं देखा था। उसने रुकने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही वह पीछे हटा, वह विशालकाय जंगली सुअर भी हिल गया। अरे, तुम मजाक कर रहे हो? मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ और मैं पहले ही ऐसे आदमी से टकरा चुका हूँ। वांग युदाओ ने दूर एक छोटी पहाड़ी जितने बड़े जीव को देखा। उसके चेहरे पर एक अवाक भाव था। ऐसे जंगली सुअर को जंगली सुअर राजा कहा जा सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि उसे तुरंत एक सुअर मिल जाएगा। अगर इतने बड़े जानवर ने उसे सींग मार दिए तो भले ही उसकी मौत न हुई हो, कम से कम उसकी त्वचा की एक परत तो जाएगी ही। उस विशाल जंगली सुअर के बगल में एक कटोरे के आकार का तना वाला पेड़ जमीन पर पड़ा था, जिसका टूटा हुआ तना एक भयावह दृश्य था। वांग युदाओ को डर का एहसास हुआ और वह चुपके से पीछे हट गया।
हालांकि जैसे ही वह हिला, जंगली सुअर भी हिल गया। वांग यूदाओ बहुत घबरा गया, स्वाभाविक रूप से जानता था कि जंगली सुअर ने उसे निशाना बनाया है। एक छोटे पहाड़ जैसे जीव द्वारा निशाना बनाए जाने पर यह कहना कि वह डरता नहीं है, शेखी बघारना होगा। लेकिन चूंकि यहाँ कोई और नहीं था, इसलिए वांग यूदाओ को शेखी बघारने की जरूरत नहीं थी। वांग यूदाओ चीखते हुए तेजी से पीछे की ओर भागा, लेकिन साफ था कि उसे जंगली सुअरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ा, जंगली सुअर ने तुरंत हमला कर दिया। 2 पैरों से 4 पैरों से आगे निकलना नामुमकिन था, कम से कम अब तो ऐसा ही लग रहा था। वांग यूदाओ ने पीछे मुड़कर देखा तो जंगली सुअर उससे 3-5 मीटर पीछे था। उसका चेहरा तुरंत खौफ से भर गया। आगे पेड़ को देखते हुए वांग यूदाओ वहीं रुक गया, तुरंत घूम गया, और जंगली सुअर हवा के एक झोंके के साथ भी वांग यूदाओ के कपड़ों को छूता हुआ निकल गया, फिर जोर से गिरा। वह सीधे पेड़ के तने से जा टकराया। एक जोरदार आवाज के साथ पेड़ का तना जमीन पर गिर गया। वांग यूदाओ का मुंह हैंग गया। उसने तुरंत जंगली सुअर को नजरअंदाज कर दिया, जो अब टक्कर से चकरा गया था, और तेजी से पास की एक चट्टान की ओर भागा। वांग यूदाओ कोई साधारण इंसान तो था नहीं। दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए वह तेजी से छोटी चट्टान पर चढ़ गया। हालांकि जंगली सुअर छोटी चट्टान की तलहटी से सिर्फ रगड़ ही पा रहा था। वांग यूदाओ जमीन पर बैठ गया और गुर्राते जंगली सुअर को देखने लगा। उसने राहत की सांस ली, जंगली सुअर को सीटी बजाई, फिर उसकी पीठ थपथपाई और जाने के लिए मुड़ गया। हालांकि वांग यूदाओ के चलने के कुछ ही कदम बाद उसके सामने की स्थिति उसकी उम्मीदों से बढ़कर थी। उसने जल्दी से जियाओ सान द्वारा दिया गया नक्शा निकाला। वांग यूदाओ ने आगे देखा। हालांकि जियाओ सान द्वारा दिया गया नक्शा धुंधला था, लेकिन आसपास के विशिष्ट स्थलचिन्ह मौजूद थे। वांग यूदाओ की दृष्टि में एक विशाल चोटी बादलों में ऊपर उठ गई, और यह चोटी वांग यूदाओ के हाथ में नक्शे पर दिखाई दी। जियाओ सान ने कहा था कि वाइल्ड वुल्फ वैली को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वांग यूदाओ को उम्मीद नहीं थी कि वह इसे इतनी जल्दी ढूंढ लेगा। हालांकि पहाड़ पास ही दिख रहा था, फिर भी लगभग 1 घंटा चलने में लग गया। सामने घाटी को देखकर वांग यूदाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। भेड़ियों की आवाज़ बहुत ही विशिष्ट और आसानी से पहचानी जा सकने वाली थी, लेकिन अब घाटी के भीतर से जंगली भेड़ियों की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जियाओ सान ने बताया था कि पहाड़ में कई जंगली भेड़िया कवक हुआ करते थे, शायद उनके दादा या पिता की पीढ़ी के। जहां तक जियाओ सान का सवाल है, उन्होंने इसे कभी नहीं देखा था, जिसका मतलब था कि इस पहाड़ में जंगली भेड़िया घाटी के बारे में कहानियां शायद 20 साल से भी ज्यादा पुरानी थीं। 20 साल बाद कौन जाने जंगली भेड़िया घाटी में अब भी जंगली भेड़िए हों। लेकिन अब जब वह घाटी के मुहाने पर पहुंच गया था, वांग यूदाओ ने राहत की सांस ली। उत्साहित मन से वह चुपचाप घाटी में कदम रखा। ऊपर सूरज काफी तेज था, खासकर जंगल के भीतर, जिससे बहुत घुटन भरा एहसास हो रहा था। और मौसम की तरह वांग यूदाओ का दिल भी भारी होता जा रहा था, क्योंकि घाटी में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उसे मानवीय गतिविधियों के निशान मिल गए थे। ये निशान हाल ही के थे और कुछ निशान पहले के लोगों द्वारा छोड़े गए भी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ छोड़ी गई चीजें स्पष्ट रूप से क्वो गांव के लोगों की नहीं हो सकती थीं। दूसरे शब्दों में, ये जगह जहाँ क्वो गांव के लोगों ने जाने की हिम्मत नहीं की, शायद पहले ही किसी और ने खोज ली थी, और ये लोग समय समय पर जंगली भेड़ियों की घाटी में आते भी थे। उनके उद्देश्य के बारे में वांग यूदाओ को नहीं पता था, लेकिन यहाँ जंगली भेड़ियों का जीवन निश्चित रूप से अस्त व्यस्त हो रहा था। इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि उसके आने के बाद से इतने लंबे समय तक जंगली भेड़ियों के गरजने की कोई आवाज़ क्यों नहीं आई थी। वांग यूदाओ ने दांत पीस लिए। अगर इस बार उसे जंगली भेड़िया कवक न मिला होता और घाटी में उपद्रव मचाने आए लोगों का सामना न हुआ होता, तो शायद वह इन लोगों को यहीं छोड़ने से खुद को रोक न पाता। सिर्फ 1 घंटे में ही वांग यूदाओ को कई तरह के जानवर मिले, लेकिन वांग यूदाओ को देखते ही वे सब छिप गए। बेशक वे सभी छोटे जानवर थे। जमीन पर पड़ी चीजें थोड़ी अजीब थीं। वांग यूदाओ ने एक खाली मिनरल वाटर की बोतल भी उठा ली, जिससे साफ जाहिर था कि यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति आया था। जो आसमान पहले साफ था, उस पर अचानक किसी अनजान जगह पर काले बादलों के बड़े बड़े टुकड़े छा गए। काले बादलों ने सूरज को ढक लिया, जिससे घाटी का आसमान धीरे धीरे काला होता हुआ दिखाई देने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। वांग यूदाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। यहाँ बारिश बहुत परेशानी वाली होगी, और बारिश से बचने के लिए कहीं कोई जगह नहीं दिख रही थी। एक छोटे से पेड़ पर चढ़कर वांग यूदाओ ने चारों ओर देखा और आखिरकार अपनी बाईं ओर थोड़ी दूर पर एक छोटी सी गुफा देखी। खुशी से झूमते हुए वांग यूदाओ बाईं ओर चल पड़ा। बेशक इस दौरान उसने कुछ जंगली जानवर भी पकड़े। पहाड़ में आने के बाद से उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए चाहे जो भी हो, उसे अपने पेट को इनाम देना ही था। मशाल जलाकर वह सावधानी से गुफा में दाखिल हुआ और आराम करने से पहले ध्यान से उसकी जांच की। उसने पकड़े हुए कुछ जंगली खरगोशों को मारा, उनकी खाल उतारी और एक अलाव जलाया।
जंगली खरगोश भूनना वांग युदाओ ने पहले भी दूसरों को करते देखा था और इसका स्वाद बहुत अच्छा था। अब भी जब उसे भुने हुए जंगली खरगोश की खुशबू आती तो उसकी लार टपकती। उसने जल्दी से जंगली खरगोशों को साफ किया। वांग युदाओ ने कुछ जलाऊ लकड़ी इकट्ठी की और उन्हें भूनने में लग गया। खरगोश के मांस की खुशबू गुफा में पहले ही फैल चुकी थी और वांग युदाओ बहुत खुश था। हालांकि अफसोस था कि उसके पास नमक नहीं था और अगर शेन यू साथ आ जाती तो और भी अच्छा होता। बाहर का आसमान उदास था। अचानक बिजली कड़कने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वांग युदाओ ने गुफा के द्वार पर हो रही भारी बारिश को देखा और उसमें एक अनोखा आकर्षण था। बेशक अगर वह जो खाना खा रहा था उसमें जंगली भेड़ या कवक भी शामिल होता तो और भी अच्छा होता। तभी अचानक बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। वांग युदाओ हैरान रह गया। आवाज़ अजीब थी, बिल्कुल भी गड़गड़ाहट जैसी नहीं। ये बंदूक जैसी लग रही थी। वांग युदाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने अचानक बाहर दो आकृतियां दिखाईं। सबसे खास बात यह थी कि ये दोनों लोग असल में लड़ रहे थे। बारिश तेज थी और वांग युदाओ साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन दोनों के हाथ में बंदूकें लग रही थीं। आंखें मलते हुए वांग युदाओ बहुत घबरा गया। क्या हो रहा है? इस समय बाहर मौजूद दो लोगों को भी यहाँ गुफा मिल गई थी। फिर उन्होंने गुफा की ओर बढ़ते हुए अपनी लड़ाई जारी रखी। अब तक वांग युदाओ साफ देख सकता था। लड़ रहे दो लोग एक पुरुष और एक महिला थे। दोनों के शरीर पर खून के कुछ धब्बे थे और बारिश में बहते खून से दोनों घायल लग रहे थे। ये देखकर वांग युदाओ एकदम स्तब्ध रह गया। इन पहाड़ों की गहराई में ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है? पहले तो उसने सोचा कि अंदर कोई नहीं है, लेकिन अंदर जाने पर उसे किसी की छोड़ी हुई चीजें मिल गईं। लेकिन जब उसने सोचा कि ये सिर्फ औषधीय जड़ी बूटियां खोदने आए लोग हैं, तभी अचानक दो लोग लड़ते हुए दिखाई दिए और वो भी बारिश में। उनके कौशल को देखते हुए ये बिल्कुल भी आम लोग नहीं थे। घायल होने के बावजूद उनकी हरकतें साफ और तेज थीं और उनके युद्ध कौशल से साफ पता चल रहा था कि उन्होंने पहले भी हत्याएं की थीं। इस समय दोनों लोगों को यह भी पता चल गया था कि यहाँ कोई और भी है और बारिश होने के बावजूद हवा में भुने हुए मांस की खुशबू आ रही थी। उन्हें तुरंत पता चल गया कि यह आदमी मांस भून रहा है। दोनों आकृतियां चमक उठीं और तुरंत वांग युदाओ की गुफा के अंदर प्रकट हो गईं। इस समय उन्होंने मांस की सुगंध का स्रोत भी देख लिया। वांग युदाओ के कुछ बोलने से पहले ही दोनों तुरंत रुक गए और सीधे मांस की ओर बढ़े। वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया और उसके दिल में तुरंत एक अनाम क्रोध की लहर दौड़ गई। ये दोनों बहुत ही असभ्य थे, उसका खाना इस तरह छीन रहे थे। धिक्कार है, तुम मुझ पर हमला कर सकते हो, लेकिन मेरा खाना छीनना अक्षम्य है, सचमुच अक्षम्य। दोनों को आगे बढ़ते देख वांग युदाओ ने अपने पैर घुमाए और उसका शरीर तुरंत भुने हुए मांस के सामने आ गया। फिर उसने सीधे भुने हुए मांस को पकड़ लिया और उसी क्षण दोनों के हाथों में बंदूकें एक साथ उठ गईं, जिससे वांग युदाओ उनके बीच दब गया। हिलना मत, हिलना मत। दोनों की आवाज़ें एक जैसी थीं, लेकिन 1000 साल पुराने बर्फ के पत्थर जैसी ठंडी। वांग युदाओ का शरीर अकड़ गया और वह तुरंत ठिठक गया। ये दोनों बहुत कुशल थे। आमने सामने की लड़ाई में भी वांग युदाओ को अंदाजा था कि वह उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। दो लोगों द्वारा घात लगाए जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके अलावा इन दोनों के पास बंदूकें थीं और वे सीधे उसकी कनपटियों पर तान दी गई थीं। मेरे दोनों हीरो, बात इतनी गंभीर नहीं है ना? ये तो बस भुने हुए मांस का एक टुकड़ा है। यह मेरी जान के लायक तो नहीं है। वांग युदाओ ने कड़वे भाव से कहा, ध्यान से अपना सिर घुमाते हुए। उसे डर था कि अगर इन दोनों की नसें बिगड़ गईं तो कहीं गोली न चल जाए। हालांकि इन दोनों ने वांग युदाओ को अपनी आंखों में देखा तक नहीं था। महिला ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। उसकी नज़रें उस आदमी के हाथ में बंदूक पर टिकी थीं और उसने हल्के से कहा, तुम्हारे पास अभी भी गोलियां हैं? क्या तुम पहले जैसे नहीं हो? छोटे बालों वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। औरत ने ठंडी सांस ली और वांग युदाओ की कनपटी पर लगी बंदूक अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय आदमी ने भी गोली छोड़ दी और उसकी पिस्तौल जमीन पर गिर पड़ी। वांग युदाओ ने राहत की लंबी सांस ली। तो उन दोनों के पास कोई गोली नहीं बची थी। उसने अपना सिर घुमाया और तुरंत उस औरत को भौहें सिकोड़ते देखा। उसका चेहरा थोड़ा पीला था और सबसे खास बात, वह औरत काफ़ी खूबसूरत थी। उसमें एक वीरता का भाव दिख रहा था और उसके बाल बंधे हुए थे, लेकिन साफ दिख रहा था कि वह लंबे बालों वाली औरत थी। वांग युदाओ को लंबे बालों वाली लड़कियां खास पसंद थीं। फिर से देखो, मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी, औरत ने ठंडे स्वर में कहा। वांग युदाओ ने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया। वह बिल्कुल सही थी, उसकी तरफ देख भी नहीं सकती थी। लेकिन अब जब उन दोनों के पास बंदूकें नहीं थीं तो उसे काफ़ी सुकून मिला। हालांकि ये दोनों बहुत ताकतवर थे, लेकिन ये साफ था कि दोनों पहले से ही घायल थे। अगर वह जाना चाहता तो ये दोनों उसे रोक नहीं पाते। लेकिन इन पहाड़ों में ऐसे लोग क्यों होंगे? ये वाकई अजीब था।
तार्किक रूप से कुछ जड़ी बूटी इकट्ठा करने वालों से मुठभेड़ तो समझ में आती है ना। और यह कोई सीमावर्ती क्षेत्र नहीं था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसका सामना राष्ट्रीय एजेंटों से हुआ हो, है ना। वांग युदाओ ने अपनी आंख के कोने से देखा और पाया कि ऐसा नहीं था। मुझे मांस दो, महिला बोली, लेकिन यह अनुरोध वाकई असभ्य था, इतना असभ्य कि वांग युदाओ सहमत भी नहीं होना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ यह महिला ही नहीं थी जो यह चाहती थी, यहाँ तक कि पुरुष भी बोल पड़ा। वांग युदाओ ने उन दोनों को देखा और अभी कुछ न करने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। उसने सिर हिलाया, जल्दी से मांस सीधे जमीन पर फेंक दिया और फिर एक कोने में चला गया। मांस तुम्हारा है, तुम दोनों समझ लो। औरत और आदमी की नज़रें पूरे समय एक दूसरे पर टिकी रहीं, जब तक कि आखिरकार दोनों की नज़र जमीन पर पड़े भुने हुए मांस पर नहीं पड़ी। वे लगभग एक साथ हिले। औरत ने हल्की सी चीख मारी और अचानक उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू आ गया। चाकू सीधे उस आदमी के हाथ पर जा लगा जो मांस लेने की कोशिश कर रहा था। आदमी जल्दी से पीछे हटा, फिर लात मारी जो सीधे औरत की कलाई पर लगी, जिससे वह मांस नहीं ले पाए। लेकिन दोनों के दूसरे हाथों ने एक साथ खरगोश का एक पैर पकड़ लिया और उसे जोर से फाड़ दिया। पूरा खरगोश 2 टुकड़ों में फट गया। वांग युदाओ ने अपनी जीभ चटकाए। यही उसका भोजन होना चाहिए था। बड़े शहरों में इस तरह का जंगली शिकार एक दुर्लभ व्यंजन था। उसने पहाड़ों में लोगों से मिलने की कभी उम्मीद नहीं की थी। ये वाकई अजीब था। दोनों अलग हो गए, लेकिन फिर से लड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। दोनों ने बैठने की जगह ढूंढी और खरगोश खाने लगे। एक पल के लिए वांग युदाओ को समझ नहीं आया कि वहां से चला जाए या रुक जाए। हालांकि कुछ निवाले खाने के बाद उस महिला ने अचानक एक पैर तोड़ा और वांग युदाओ की ओर फेंक दिया। वांग युदाओ ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, जल्दी से धन्यवाद कहा और उसे छीलकर खाने लगा। ये देखकर उस आदमी ने व्यंग्य किया, किंग रेन, तुम अब भी वैसी ही हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि हम दयालु नहीं हो सकते? ये कहते हुए उसके हाथ में अचानक एक धातु का तीर आ गया। वांग युदाओ चौंक गया। उस आदमी को तीर फेंकते देख उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। मैंने तुम्हें रोका नहीं, मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, और मैंने तुम्हारे लिए खाना भी दिया, और अब तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि जैसे ही वांग युदाओ उठने ही वाला था, एक और तीर अचानक ऊपर से उड़कर आया और दोनों तीर हवा में पाक की आवाज के साथ टकराए, हल्की चिंगारी निकली और फिर जमीन पर गिर पड़े। वांग युदाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। छिपे हुए हथियारों में से एक छोटा बेर का फूल था और दूसरा विलो के पत्तों से बना एक छोटा सा उड़ने वाला चाकू था। ये थोड़े अजीब हैं। ये निश्चित रूप से साधारण लोग नहीं हैं। ये मार्शल आर्टिस्ट लगते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट के जरिए इस लोग तक पहुंचने के लिए हमारे मामलों में आम लोगों का शामिल होना जरूरी नहीं है। औरत ने ठंडे स्वर में कहा, फिर अपने हाथ से खरगोश का मांस फेंक दिया और आगे बोली, कवक राजा कहाँ है? क्या वो तुम्हारे पास है? तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर होता तो क्या मैं अब भी तुम्हारे साथ यहाँ बातें बर्बाद कर रहा होता? आदमी का चेहरा ठंडा था। कवक राजा को ताज़ा जंगली भेड़िया कवक से फुसलाना होगा। इस पहाड़ पर पहले बहुत सारे जंगली भेड़िया कवक हुआ करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ एक कवक राजा प्रकट हुआ। जब भी पहाड़ पर जंगली भेड़िया कवक प्रकट होता है तो लगभग हमेशा कवक राजा उसे खा जाता है। वास्तव में प्रकृति अभी भी बहुत रहस्यमय है, ठीक वैसे ही जैसे मादा मैंटिस नर मैंटिस को खा जाती है। महिला की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसने छोटा चाकू अभी भी हाथ में पकड़ रखा था। जाहिर है उसे उस आदमी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि वांग युदाओ के कान तुरंत खड़े हो गए। जियो सान का परिचय सुनकर उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि जंगली भेड़िया कवक क्या होता है, लेकिन ये कवक राजा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात, इन दोनों लोगों की बातों से वांग युदाओ को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। अगर पहाड़ में जंगली भेड़िया कवक दिखाई देता तो उसे कवक राजा खा जाता। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि पहाड़ में जंगली भेड़िया कवक गायब हो गया था? अगर ऐसा है तो क्या इस बार उसका मिशन अधूरा नहीं होगा? क्या उसे फिर से आत्म विस्फोट करना होगा? वांग युदाओ ने परिणामों की कल्पना करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जैसे ही वह बेहद चिंतित हुआ, दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो गई। चूंकि कवक राजा तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास कम से कम कुछ ताज़ा जंगली भेड़िया कवक तो होना ही चाहिए। औरत एक पल देखती रही, फिर अचानक मुस्कुरा दी। आदमी ने भौहें चढ़ाईं, फिर औरत की तरफ देखा। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? क्या तुम इसे छीन सकती हो? ये कहते हुए उसने अचानक अपनी जेब से एक सफ़ेद रोएदार चीज़ निकाली। वांग युदाओ की आंखें चमक उठीं। उस चीज़ का रंग वाकई सफ़ेद था, जैसा कि जियाओ सान ने उसे पहले बताया था। हालांकि इसका रंग जियाओ सान के वर्णन से थोड़ा अलग था, लेकिन ये जंगली भेड़िया कवक होना चाहिए था। खासकर उसकी गंध बिल्कुल वैसी ही थी जैसा जियाओ सान ने बताया था। जंगली भेड़िया कवक, पहाड़ों में लगभग विलुप्त हो चुकी एक चीज़।
दूसरों के लिए यह इकट्ठा करने के लिए एक मूल्यवान औषधीय जड़ी बूटी हो सकती है, लेकिन वांग युदाओ के लिए ये जीवन रक्षक थी। अगर उसे यह नहीं मिलती तो वह इसे कैसे सही ठहरा सकता था। हालांकि वांग युदाओ को अब खुद अभिनय करने की जरूरत नहीं थी। यकीनन जैसे ही आदमी ने जंगली भेड़िया कवच निकाला, महिला तुरंत आगे बढ़ गई। आदमी मुस्कुराया, ऐसा लग रहा था जैसे उसे महिला से जरा भी डर नहीं लग रहा था। उसकी हरकत देखकर उसने अपनी कलाई घुमाई, तुरंत जंगली भेड़िया कवच अपनी जेब में रख लिया और फिर जल्दी से आगे बढ़ गया। 1 मिनट से भी कम समय में दोनों के बीच दर्जनों वार हो गए। वांग युदाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। महिला स्पष्ट रूप से नुकसान में थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह निश्चित रूप से हार जाएगी। ये ठीक नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों उस कवच राजा के लिए यहाँ आए हैं और इस जंगली भेड़िया कवच का इस्तेमाल कवच राजा को आकर्षित करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए दोनों निश्चित रूप से जमकर लड़ने वाले थे और उस आदमी का इस तरह जंगली भेड़िया कवच को बाहर निकालने में सक्षम होना स्पष्ट रूप से उसके आत्मविश्वास को दर्शाता है। मौजूदा हालात से साफ जाहिर था कि वह सही था। सबसे पहले उसने उस औरत को उकसाया जिससे वह उससे जल्दी से लड़ सके, और फिर उस औरत को मार डाला जो बाधा बन रही थी। फिर जब जंगली भेड़िया कवच का इस्तेमाल करके कवच राजा को आकर्षित किया जाता तो कोई दुर्घटना नहीं होती। वाकई एक अच्छी योजना, लेकिन दुर्भाग्य से उसने एक जरूरी बात नजरअंदाज कर दी। किंग रेन, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। या तो मेरे साथ वापस आओ या। उस आदमी का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। यहाँ मर जाओ। हम इतनी बकवास क्यों? किंग रेन ने ठंडी सांस ली, लेकिन हालांकि उसके शब्द जोरदार थे, ये साफ था कि उसकी हरकतें पहले जितनी तेज नहीं थीं। और उसे खुद भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसके और दूसरे पक्ष के बीच अभी भी एक दूरी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हार उसकी ही होगी और अंततः उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। वह यहाँ नहीं मर सकती, बिल्कुल नहीं। ये सोचते हुए किंग रेन ने एक हल्की चीख मारी और उसके हाथ का चाकू उसकी उंगलियों के बीच घूम गया। फिर अचानक उस आदमी के पेट की ओर वार किया। उस आदमी का चेहरा एकदम बदल गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किंग रेन ऐसा कदम उठाएगी। बेपरवाह, वह सचमुच बहुत बेपरवाह था। वह आदमी तुरंत गुस्से से भर गया। उसने किंग रेन के सीने में घूंसा मारा, फिर उसके दूसरे हाथ में बेर के फूल का एक तीर निकला और सीधे उस महिला के दिल पर बहुत करीब से फेंका गया। किंग रेन के रोंगटे खड़े हो गए। वह जल्दी से पीछे हटी, अपना शरीर एक तरफ घुमाया और घुरघुराने लगी। बेर के फूल का तीर सीधे उसके कंधे में जा लगा। हालांकि घातक वार टल गया, किंग रेन का शरीर अभी भी बुरी तरह घायल था और वह लड़खड़ाकर सीधे घुटनों के बल गिर पड़ी। उस आदमी के पेट पर थोड़ा खून दिखाई दिया। हालांकि किंग रेन का चाकू उसे छेद गया था, क्योंकि यह थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जोर ज्यादा नहीं था, इसलिए यह सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ही अंदर गया। उसकी चोटों की तुलना में उस आदमी के घाव तो बस सत ही थे। अगर मैंने तुरंत प्रतिक्रिया न दी होती तो तुम मुझे सचमुच मार डालते। उस आदमी ने विलो लीफ चाकू निकाला। उसका चेहरा ठंडी रोशनी से भर गया। उसके हाथ में विलो लीफ चाकू खून से सना हुआ था। बाहर बारिश हो रही थी। वह पहले भी घायल हो चुका था और अब उसे फिर से चाकू मारा गया। हालांकि चाकू सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ही अंदर गया, क्योंकि घाव का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए वह अब अपनी सामान्य क्यूई का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन सौभाग्य से किंग रेन पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उस भूसे से उसने किंग रेन के शरीर को हिलने डुलने से रोक दिया था, साथ ही बेर के फूल का एक तीर भी। अगर उसे समय पर इलाज नहीं मिलता तो शायद वह खुद ही मर जाती। किंग रेन की आंखें लाल हो गईं और वह उस आदमी को भेड़िए की तरह घूर रही थी। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसे घूरते हुए उसने देखा कि वह आदमी जो कोने में बैठा था और उठा नहीं था, अब उस आदमी के पीछे था। उसने उसे आंख भी मारी और अपनी उंगली होठों पर रख ली। यह आदमी क्या करने वाला था? क्या ऐसा हो सकता है? ये बेवकूफ़! किंग रेन चाहती थी कि वह रुक जाए, लेकिन उसने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह जानती थी कि यह आदमी मौत को दावत दे रहा है और वह जानती थी कि चुपके से किया गया हमला निश्चित रूप से सफल नहीं होगा, फिर भी किसी कारण से उसे उम्मीद थी कि यह सफल होगा, क्योंकि वह मरना नहीं चाहती थी। वह यहाँ नहीं मर सकती थी। वांग युदाओ उन दोनों के एक साथ गंभीर रूप से घायल होने का इंतजार कर रहा था। हालांकि उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि वे कितने शक्तिशाली थे। पहले जब वांग युदाओ उन्हें बारिश में लड़ते देखता था तो उसे लगता था कि वे बहुत ही दुर्जय हैं, लेकिन अब उसे पता चला कि ये दोनों उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं और ये दोनों लोगों को मार सकते हैं। जो लोग लड़ सकते हैं और जो लोग मार सकते हैं, वे दो बिल्कुल अलग समूह हैं। पहले वाले बिना दांतों वाले शेर जैसे हैं, जबकि दूसरे वाले तीखे नुकीले दांतों वाले बाघ जैसे हैं। उनकी मारक क्षमता बिल्कुल एक जैसी नहीं है। वांग युदाओ ने शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक का सिर्फ एक ही चरण पूरा किया था। हालांकि उसके शरीर में काफी सुधार हुआ था, फिर भी वह इंसान ही था और उसने कभी भी मारने की तकनीक या ऐसी ही किसी चीज का अभ्यास नहीं किया था।
इसलिए मारना उसके लिए अभी भी एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन ये दोनों अलग थे। क्या मांसाहारी और शाकाहारी की तुलना की जा सकती है? जैसे ही वांग युदाओ अपनी चाल चलने ही वाला था, अचानक वह आदमी जो किंगरेन को देख रहा था पलट गया। शायद इसलिए कि किंगरेन ने अचानक पीछे मुड़कर देखा, या शायद उसने पहले ही भांप लिया था। बहरहाल एक लात सीधे वांग युदाओ पर पड़ी। वांग युदाओ चौंक गया और जल्दी से पीछे हट गया। उस आदमी की लात चूक गई और उसने अपनी भौहें ऊपर उठाकर वांग युदाओ को सिर से पैर तक देखा। फिर वह मुस्कुराया और हंसा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो। वांग युदाओ असल में कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। उसकी इतनी जल्दी प्रतिक्रिया का कारण बॉडी स्ट्रेंथनिंग तकनीक थी। हालांकि बॉडी स्ट्रेंथनिंग तकनीक उसे पहले ली हु और अन्य लोगों से निपटने में मदद कर सकती थी, लेकिन अब बॉडी स्ट्रेंथनिंग तकनीक शायद पर्याप्त नहीं थी। उस आदमी की ताकत वांग युदाओ की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। हालांकि वह आदमी पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, वांग युदाओ को पूरा भरोसा नहीं था कि वह उसे मार सकता है। जमीन पर किंगरेन ने भी वांग युदाओ को थोड़े आश्चर्य से देखा, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। वे यहाँ लंबे समय से थे, हमेशा कवक राजा की तलाश में, और हमेशा ये सोचते हुए कि कवक राजा को कैसे प्रकट किया जाए, जंगली भेड़िया कवक का उपयोग करके उसे कैसे निर्देशित किया जाए। ये कुछ ऐसा था जो उन्होंने हाल ही में सीखा था। इस घाटी के आसपास औषधीय जड़ी बूटियों की खुदाई करने वाले लोग हमेशा से रहे थे, और कुछ लोग अन्वेषण करने भी आते थे। हालांकि वे इन प्रकार के लोगों को चुनिंदा रूप से अनदेखा करते थे। केवल औषधीय जड़ी बूटियों की खुदाई करने वालों, जैसे कि कुछ विशेषज्ञों के साथ ही वे बातचीत के लिए आगे आते थे। जंगली भेड़िया कवक से लुभाने की बात उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति से सीखी थी। जब उसने पहली बार वांग युदाओ को देखा तो उसने सोचा कि वह सिर्फ एक खोजकर्ता है, क्योंकि उसने उसे कुछ भी ले जाते हुए नहीं देखा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ एक खोजकर्ता नहीं था, और उसका कौशल काफी अच्छा लग रहा था। बेशक ये सिर्फ काफी अच्छा था। वह व्यक्ति जिसे तुम लाए हो। उस आदमी ने किंगरेन की ओर देखा, लेकिन उसके जवाब का इंतजार नहीं किया। फिर वह वांग युदाओ की ओर मुड़ा और बिना एक शब्द कहे सीधे उस पर हमला कर दिया। उस आदमी के वार से हवा निकल रही थी और वांग युदाओ बहुत घबरा गया। उस आदमी की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और उसके वार की शक्ति अपार थी। उसमें गति और अपार शक्ति दोनों थी। वांग युदाओ ने झट से एक मुक्का मारा और तुरंत ही उसकी बाँह कांप उठी। वह था आश्चर्य में था। हालांकि वह आदमी और भी ज्यादा हैरान था। हालांकि यह सिर्फ एक मुक्का था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की ताकत कुछ हद तक उसके बराबर थी। हालांकि वह घायल था, फिर भी उसकी ताकत में ज्यादा कमी नहीं आई थी। उसकी ताकत का मुकाबला करने वाला ऐसा व्यक्ति वाकई बहुत खतरनाक था। लेकिन ये स्पष्ट था कि इस युवक में युद्ध के अनुभव या तकनीक की कमी थी, और वह पूरी तरह से अपनी क्रूर शक्ति पर निर्भर था। उसका वार तुरंत कुछ अंक तेज हो गया और वांग युदाओ पर बारिश की बूंदों की तरह बरसने लगा। वांग युदाओ शुरू में तो अपना बचाव करने में कामयाब रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठियां सीधे उसके शरीर पर लगीं और एक पल के लिए वांग युदाओ दर्द से कराह उठा। जैसे जैसे उसके शरीर पर और भी घूंसे पड़ते गए, वांग युदाओ का गुस्सा भड़कता गया और उसका शरीर दर्द से सुन्न हो गया। वांग युदाओ ने बचाव करना बिल्कुल बंद कर दिया और अपने प्रतिद्वंदी पर मुक्कों की बौछार करने लगा। वह आदमी जितना लड़ता गया उतना ही घबराता गया। हालांकि उसके मुक्के तेज थे, पर सभी शक्तिशाली थे। एक आम इंसान तो उसके एक ही मुक्के से घायल हो जाता, लेकिन इस आदमी के लिए जब उसके मुक्के लगे तो उसकी ताकत कम क्यों लग रही थी? हा, क्या हुआ? क्या तुम मरने वाले हो? क्या तुम्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा नहीं था? अब वह तुम्हें बिना बचाव के ही मारने दे रहा है और तुम उसे हिला भी नहीं सकते। किंगरेन बगल से बढ़ते आश्चर्य से देख रही थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। पहले तो उसने आह भरी थी, ये सोचकर कि यह आदमी कुछ ही मुक्कों में जरूर मर जाएगा। लेकिन अब चीजें बिल्कुल अप्रत्याशित थीं। न सिर्फ उसे पीट पीट कर मार डाला गया था, बल्कि उस आदमी की शारीरिक बनावट भी कुछ अनोखी थी। वह स्वाभाविक रूप से देख सकती थी कि जब उसने हमला किया था तब उसकी ताकत ज्यादा कम नहीं हुई थी, फिर भी वह इस नौसिखिए को घायल नहीं कर सका। इससे पता चलता था कि उसकी चमड़ी कितनी मोटी थी और उसका बचाव कितना भयानक था। किंगरेन के शब्दों से वह आदमी क्रोधित हो गया। वह दहाड़ा और इस समय उसके हमले और भी भयंकर हो गए। वांग युदाओ सचमुच बहुत दुखी था। वह पहले से ही कगार पर था और वह किंगरेन की मदद कर रहा था। फिर भी उसने सीधे तौर पर प्रतिद्वंद्वी को उकसाया था। वांग युदाओ के मन में सचमुच इस महिला के साथ 100 बार बलात्कार करने की तीव्र इच्छा थी। जैसे ही वांग युदाओ उस आदमी से लड़ रहा था और बार बार मुश्किल में पड़ रहा था, अचानक वह आदमी, जो अभी भी वांग युदाओ पर मुक्के बरसा रहा था, आश्चर्य से चीखा और तुरंत रुक गया। वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन उसने मौके का फायदा उठाया और एक अपरकट मारा। फिर उसने देखा कि वांग युदाओ के घूंसे से उस आदमी का शरीर, जिसका वजन कम से कम 70 किलो था, सीधे उड़ गया और फिर दीवार से जोर से टकराया।
उस आदमी ने आश्चर्य से एक और चीख मारी और उसके मुंह से ताज़ा खून की एक बूंद निकली। इसी समय वांग युदाओ ने आखिरकार उस आदमी की पीठ में एक छोटा सा विलो लीफ खंजर देखा। शायद उसे पहले ज्यादा गहराई तक नहीं घुसाया गया था, लेकिन अभी अभी उसके घुसे ने विरोधी को सीधे दीवार से टकरा दिया था और उसकी पीठ पर दबा विलो लीफ खंजर सीधे आर पार हो गया था। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा, औंधे मुंह पड़ा था। उसकी आंखें वांग युदाओ को घूर रही थीं। उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन अंततः एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन उसकी आंखें खुली रहीं, साफ तौर पर वह चैन से मरने को तैयार नहीं था। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या ये साफ नहीं है? अब हालात को देखते हुए तुम अब भी मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या करूंगी? वांग युदाओ ने उस पर आंखें घुमाईं, फिर अपने हाथ में जंगली वुल्फ फंगस को घूरा। ये चीज़ बिल्कुल मशरूम जैसी लग रही थी, लेकिन धूसर थी और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी, वैसी ही जैसी जियाओ सान ने पहले बताई थी। बेशक इसकी गंध ज़्यादा तेज थी, शायद इसलिए क्योंकि यह जंगली वुल्फ फंगस ताज़ा था। तुमने मेरी चीज़ें लेने की हिम्मत कैसे की? महिला ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसका चेहरा तुरंत उतर गया, उसके चेहरे पर ठंडक छा गई। अगर उसने पहले ऐसा किया होता तो वांग युदाओ शायद थोड़ा डर जाती, लेकिन अब वांग युदाओ बिल्कुल भी नहीं डरी थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, जिससे उसका गोरा कोमल शरीर दिखाई दे रहा था, और क्योंकि उसके कपड़े गीले थे वे उसके शरीर से कसकर चिपके हुए थे। उसकी ताकत वाकई असाधारण थी। वांग युदाओ ने अपने होंठ चटकाए। क्या इतने अच्छे फिगर वाली लड़की यहाँ मरने वाली थी? उसकी चोटों को देखकर शायद ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। क्या करें? इसे बर्बाद तो नहीं कर सकते, आखिर इतना अच्छा फिगर है। लेकिन ऐसा सोचना थोड़ा अशिष्ट लगता है। वांग युदाओ थोड़ा उलझन में था। नहीं, बहुत उलझन में। अगर तुमने ये चीज़ लेने की हिम्मत की तो तुम चाहोगे कि काश तुम मर जाते। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। किंग रेन ने भौहें चढ़ाईं। वह आदमी उसे घूरता रहा, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन वह जानती थी कि वह निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं सोच रहा था। खैर, इस व्यक्ति ने उसकी जान बचाई थी। वह नहीं चाहती थी कि वह जंगली भेड़िया का वक्त ले जाए। अगर उसने ऐसा किया तो अब से ये निश्चित रूप से एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष होगा। जहां तक उसकी अपनी शारीरिक स्थिति का सवाल है, वह इसे किसी से भी बेहतर जानती थी। काश मैं मर जाता। वांग युदाओ ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। उसके दिल में अचानक एक शरारती विचार आया। वह हंसा। चूंकि तुम चाहती हो कि मैं चाहूं कि मैं मर जाऊं, तो मैं पहले तुम्हें ये चाहूंगा कि तुम मर जाओ। कैसा रहेगा? तुम क्या करना चाहती हो? किंग रेन की आंखें चौड़ी हो गईं। अपनी ओर आ रहे लड़के को देखकर उसका दिल बैठ गया। हे, तुम क्या सोचती हो? वांग युदाओ हंसते हुए किंग रेन के पास गया, उसके थोड़े कांपते शरीर को देखते हुए। उसने अपना दिल कड़ा किया और किंग रेन का कॉलर फाड़ दिया। एक फटने वाली आवाज के साथ उस आवाज ने वांग युदाओ की आंखों में चमक ला दी, और किंग रेन भी उसी पल चीख पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतनी जल्दी अपना चेहरा बदल देगा। जोर से किंग रेन ने ऊपर की ओर एक मुक्का मारा, लेकिन उस आदमी ने उसकी कलाई पकड़ ली। अब उसे समझ आया कि यह आदमी कितना ताकतवर था। वांग युदाओ ने किंग रेन की कलाई कसकर पकड़ रखी थी, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। फिर वह सीधे किंग रेन पर चढ़ गया और अपने घुटनों से उसकी कलाइयों को जकड़ लिया। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं अपनी जीभ काटकर खुदकुशी कर लूंगा। किंग रेन की आंखें हल्की लाल थीं, उनमें आंसू बह रहे थे। वांग युदाओ ने अपने हाथ रोक लिए और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ लीं। किंग रेन का दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह फिर से बोल पाती, उसकी फिर से जगी हुई उम्मीदें फिर से टूट गईं। अपनी जीभ काटकर खुद को मार डालो। ठीक है, अगर मरना है तो अभी मर जाओ। खैर, एक बार मर जाने के बाद तुम विरोध नहीं करोगे और मेरे लिए ऐसा करना आसान हो जाएगा। मैंने अभी तक किसी लाश के साथ प्यार करने की कोशिश नहीं की है, और मैं तुम्हें वापस ले जाकर जमा भी सकता हूँ। अगर तुम आज्ञाकारी रहोगी तो मैं सिर्फ एक बार ही करूँगा। कैसा रहेगा? वांग युदाओ के चेहरे पर मुस्कान थी। किंग रेन स्तब्ध थी और उसे यह समझने में काफ़ी समय लगा कि लाश के साथ प्यार करने का क्या मतलब है। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसके दांत जोर से किटकिटाने लगे। क्या अब और नहीं मरना? वांग युदाओ ने उस औरत की तरफ देखा जिसने अपना सिर घुमा लिया था, और दिल ही दिल में इतनी जोर से हंसी की लगभग आवाज़ ही निकल गई। क्या तुम गुरु नहीं हो? तो गुरु इतने गरिमा में होते हैं। दुनिया बर्बाद हो रही है। हालांकि जैसे ही वह इस छोटे से बिगड़ेल के जल्द ही उसे अपमानित करने का इंतजार कर रही थी, उसे अचानक अपने शरीर पर हल्कापन महसूस हुआ। वह थोड़ी स्तब्ध रह गई और जल्दी से नजर घुमाई तो पाया कि वह आदमी गुफा के मुहाने पर खड़ा था, मानो जाने ही वाला हो। तुम क्या कर रहे हो? किंग रेन ने पूछा। किंग रेन का दिमाग थोड़ा धुंधला था। उस बदचलन आदमी को उस दुष्ट मुस्कान के साथ देखकर वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। इस बार उसे एहसास हुआ कि उसकी छाती पूरी तरह से खुली हुई थी।
उसने एक और चीख मारी, फिर जल्दी से उठकर बैठ गई और अपना कॉलर ढक लिया। गुफा के मुहाने पर वह आदमी बारिश में चला गया, उसकी पीठ बारिश के पानी से ढंकी हुई थी, और फिर वह और दूर चला गया और अंत में पूरी तरह से बारिश में गायब हो गया, मानो वह कभी दिखाई ही न दिया हो। किंगरेन शुरू में उसे गाली देना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। उसका शरीर सचमुच एक पल में हिलने डुलने लगा था, और वह पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रही थी। पहले उस बदचलन आदमी की वजह से उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ था, लेकिन अब ये स्थिति सचमुच उसके साथ हो रही थी। किंगरेन ने गुफा के प्रवेश द्वार पर हो रही बारिश की ओर देखा। बारिश अब उतनी तेज नहीं थी, लेकिन जो लोग पहले बाहर गए थे वे बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। क्या ये उसकी वजह से हो सकता है? किंगरेन ने भौहें चढ़ाईं। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी पिछली चोटें कितनी गंभीर थीं और उसे चलने फिरने लायक ठीक होने में कितना समय लगेगा। लेकिन अब उसका शरीर अपने आप हिल डुल सकता था और उसकी चोटें थोड़ी कम लग रही थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी मानसिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ था। किंगरेन रुकी, फिर अपना सिर हिलाया। चाहे वह वही हो या नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि इस आदमी ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ निकालूंगी। किंगरेन ने बाहर हो रही बारिश को देखा, उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अगर वांग युदाओ को पता होता कि इससे इतनी बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, तो शायद वह उस पर इतनी दयालुता से शुद्धिकरण कला न करता। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस महिला ने उसे पहले भी बचाया था। हालांकि वांग युदाओ उसकी मदद के बिना मर नहीं सकता था, फिर भी उसे उसकी कृपा तो मिल ही गई थी। उसे शुद्धिकरण कला देना तो उसकी पूरी कोशिश थी। जहां तक उसे एक दो बार छूने की बात है तो उसे मुआवजा माना जा सकता था। आखिरकार उस आदमी को मारने में उसकी मदद किंगरेन को एक बार बचाने के बराबर थी। दूसरे शब्दों में, उसने किंगरेन की जान 2 बार बचाई थी। चाहे उसने माना हो या नहीं, कम से कम वांग युदाओ को तो ऐसा ही लगा था। शुरुआत में वह इतनी जल्दी जाने का इरादा नहीं कर रहा था। कम से कम वह बारिश रुकने का इंतजार करता ताकि वह डूबे हुए चूहे की तरह भीग न जाए। लेकिन जब उसके मन में तंत्र की आवाज़ असामान्य हो गई तो उसे पता चल गया कि उसे जाना ही होगा, वरना किंगरेन, वह औरत, शायद पागल हो जाएगी। डिंग, तुरंत सूचना, तुरंत सूचना। 100 मीटर के दायरे में एक उच्च स्तरीय फंगस किंग जड़ी बूटी मिली है। अगर मेज़बान इसे प्राप्त करके खा ले तो कम से कम खोए हुए सभी औषधीय बिंदुओं की पूर्ति हो सकती है। यह एक ऐसी सिस्टम आवाज़ थी जो वांग युदाओ ने पहले कभी नहीं सुनी थी। पहले इसमें आमतौर पर मिशन स्वीकार करना शामिल होता था और वे ज़्यादातर बहुत अलग होते थे। लेकिन इस बार ये सूचना अभूतपूर्व थी। अगर उसने कवक राजा के बारे में नहीं सुना होता तो शायद वह इस सूचना को नज़रअंदाज कर देता। लेकिन चूंकि वह पहले से ही जानता था कि कवक राजा क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जाता है, इसलिए वांग युदाओ को स्वाभाविक रूप से उसे पाना ही था। गुफा से 1 किलोमीटर दूर चलने के बाद वांग युदाओ जल्दी से रुक गया। उसके दिमाग का पर्दा अभी भी जल रहा था और उस पर एक लाल बिंदु लगातार दिखाई दे रहा था। सबसे खास बात यह थी कि यह लाल बिंदु लगातार घूम रहा था, जिसका मतलब था कि कवक राजा जमीन के नीचे घूम रहा था। ये चीज़ लगभग एक आत्मा बन गई थी, है ना? वांग युदाओ बहुत खुश हुआ। कवक राजा को अपने साथ चलते रहने के लिए वांग युदाओ ने ताज़ा जंगली भेड़िया कवक को खाने के बजाय अपने हाथ में रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक औषधीय जड़ी बूटी जो अपने आप चल सकती थी, ये निश्चित रूप से एक दुर्लभ खजाना था। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ इसकी तलाश में आए थे। अपने हाथ से जंगली भेड़िया कवक निकालकर वांग युदाओ ने उसे एक पत्थर पर रख दिया और चुपचाप पत्थर के दूसरी तरफ बैठ गया। उसके मन में स्क्रीन पर छोटा लाल बिंदु धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसकी गति न तेज थी, न धीमी, बल्कि अनियमित थी। जाहिर है, ये तथाकथित कवक राजा सचमुच एक शरारती आत्मा थी। वांग युदाओ इतने लंबे समय से जीवित था, लेकिन उसने कभी कोई औषधीय जड़ी बूटी नहीं देखी थी जो अपने आप चल सके। उसने सुना था कि जिनसिंग मिट्टी में समा जाने के बाद अपने आप चल सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सच है या नहीं। छोटा लाल बिंदु और नज़दीक आता जा रहा था। वांग युदाओ ने अपनी सांस रोक ली और चुपचाप अपना सिर बाहर झांका। वह सचमुच देखना चाहता था कि यह तथाकथित कवक राजा कैसा दिखता है। पत्थर के दूसरी तरफ बारिश के बाद जमीन पहले से ही नर्म थी। अब मिट्टी अपने आप हिलने लगी, फिर किसी चीज़ ने उसे सीधे धकेल दिया। अगले ही पल एक जड़ जैसी चीज़ धीरे धीरे बाहर निकली और पत्थर पर पड़े जंगली भेड़िया कवक के चारों ओर लिपट गई। उसकी गति हालांकि बहुत तेज नहीं थी, पर धीमी तो बिल्कुल नहीं थी। वांग युदाओ का मुंह खुला का खुला रह गया, उसका चेहरा सदमे से भर गया। मुख्य शरीर अभी भी कीचड़ में ही लग रहा था, लेकिन उसका कुछ आकार धीरे धीरे दिखाई देने लगा था। जाहिर है, ये चीज़ जंगली भेड़िया कवक जैसी दिख रही थी, लेकिन जंगली भेड़िया कवक से भी छोटी थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस चीज़ के चारों ओर अनगिनत जड़ें थीं,
जो किसी मशरूम की जड़ों जैसी अजीब लग रही थीं। वांग युदाओ ने एक गहरी सांस ली, कवक राजा को धीरे धीरे बाहर निकलते हुए देखा। अगले ही पल उसने निर्णायक कदम उठाया और एक हाथ से कवक राजा को सीधे पकड़ लिया। एक पल में जंगली भेड़िया कवक की ओर बढ़ रही जड़ें वांग युदाओ के हाथ में लिपट गईं। वांग युदाओ बहुत घबरा गया, फिर उसने कवक राजा को झटक कर आज़ाद कर दिया। उसने पास के गड्ढे पर नजर डाली, जल्दी से उसे धोया और बिना सोचे समझे अपना मुंह खोलकर उसे निगल लिया। यही वह चीज़ थी जिसे निगलने के लिए तंत्र ने उसे प्रेरित किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये चीज़ उसके लिए बहुत उपयोगी थी। क्वो गांव की बीमारियां अभी भी ठीक नहीं हो पा रही थीं। हालांकि पर्यावरण लगभग नियंत्रण में था, फिर भी सैकड़ों लोग संक्रमित थे। फिर भी इन सभी लोगों की बीमारियों का इलाज तो होना ही था, वह उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ सकता था। और अगर यह कवक राजा सचमुच, जैसा कि तंत्र ने प्रेरित किया था, थोड़े समय में सभी इस्तेमाल किए गए औषधीय बिंदुओं को फिर से भर सकता था, तो वह निडर होकर शुद्धिकरण कला का उपयोग करके क्वो गांव के ग्रामीणों को बीमारी के चंगुल से छुड़ाने में मदद कर सकता था। कवक राजा को वांग युदाओ ने सीधे निगल लिया। वांग युदाओ को अपने पूरे शरीर में एक गर्म धारा का प्रवाह महसूस हुआ, एक अवर्णनीय सुकून। और उसी क्षण तंत्र की आवाज़ भी गूंजी, बधाई हो मेज़बान, एक सर्वोच्च श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटी का सेवन करने के लिए। मेज़बान जितनी ज़्यादा सर्वोच्च श्रेणी की जड़ी बूटियां खाएगा, रक्त की संरचना बदलने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। उस समय मेज़बान के रक्त की एक बूंद भी एक चमत्कारी औषधि बन सकती थी, जिसकी तलाश बहुत धन दौलत से की जाती थी और जो सभी रोगों को ठीक कर सकती थी। मेज़बान, कृपया अपना प्रयास जारी रखें। ये संदेश आते ही वांग युदाओ तुरंत अवाक रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में कवक राजा के बराबर और भी सर्वोच्च श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियां थीं, और उनमें से कई का सेवन करने से व्यक्ति के शरीर का रंग भी बदल सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह मुहावरा था, एक चमत्कारी औषधि जिसकी तलाश बहुत धन दौलत से की जाती थी। हे भगवान, अगर खून की एक बूंद भी चमत्कारी औषधि बन सकती है जो सभी रोगों को ठीक कर दे, तो क्या उसका पूरा शरीर ही खजाना नहीं बन जाएगा? क्या यह असल जिंदगी का तांग भिक्षु नहीं है? भविष्य में वह शायद सिर्फ अपनी रूसी बेचकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। वांग युदाओ के मुंह के कोनों से लार टपक रही थी। काफी देर बाद आखिरकार उसे होश आया और उसे अचानक अपना मौजूदा मिशन याद आ गया। उसने जल्दी से जंगली भेड़िया कवक उठा लिया। हालांकि उसने उस कवक राजा को निगल लिया था जो जंगली भेड़िया कवक खा रहा था, लेकिन जिस मिशन में उसे जंगली भेड़िया कवक खाना था, वह कवक राजा को निगलने के बाद पूरा नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि उसे अभी भी एक जंगली भेड़िया कवक खाना था। वांग युदाओ को अब सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा था। जब उसने पहले कवक राजा को निगला था, तो वांग युदाओ को पता भी नहीं था कि उसका स्वाद कैसा है। उसने जंगली भेड़िए के कवक को एक ही निवाले में निगल लिया और सिस्टम की आवाज़ उसके मन में फिर से उभर आई। और जैसे ही सिस्टम की आवाज़ आए, अचानक उसके पीछे से एक धीमी सी सिसकारी सुनाई दी। वांग युदाओ थोड़ा रुका, उसके पूरे शरीर में खतरे का एहसास फैल गया। उसने अकड़कर अपनी गर्दन घुमाई और जब उसने अपने पीछे जीवों को देखा तो उसका चेहरा सदमे से तुरंत पीला पड़ गया। उसके पीछे कई जंगली भेड़िए चुपचाप प्रकट हो गए थे।